हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के लेक्चर नंबर 6 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखोगे तो उसमें अक्सर डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना, एंड तक देखना, कोई डाउट रह जाए तो उसे कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल, सबसे पहली बात ये आती है कि होता क्या है। तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस। ध्यान से समझना, ये एक सिस्टम होता है दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो कुछ दूरी पे रखे हुए हैं। जैसे सपोज दैट एक चार्ज यहां पर है Q और दूसरा है माइनस Q, यानी एक चार्ज प्लस में है और दूसरा चार्ज माइनस में है, इसके बीच में कुछ सेपरेशन है, ठीक है। तो यही है हमारा डाइपोल, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, ठीक है। तो ये हमें समझ आ गया कि ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो क्या ये हमारा डाइपोल है? हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि चार्जेस अपोजिट तो हैं बट इक्वल नहीं है। ठीक इसी तरीके से अगर चार्जेस इक्वल रहें और अपोजिट ना रहें तो भी डाइपोल नहीं होगा। सिंपली यूं समझ लेना कि चार्जेस इक्वल भी होने चाहिए और अपोजिट भी होने चाहिए, तभी डाइपोल होगा, ठीक है। सो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बीच का जो सेपरेशन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2a। तो इसको सिंपली हम a क्यों नहीं ले रहे या फिर r क्यों नहीं ले रहे, तो आप यूं समझ लेना कि जगह जगह जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो हमें हाफ डिस्टेंस लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो कन्वीनियंस के लिए हम लोग इसको 2a लेते हैं ताकि जब हाफ ले तो ये a हो जाए सिंपली, ठीक है। तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। अब एक टर्म और समझते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? माइनस चार्ज सपोज हमने यहां रख दिया, यहां है प्लस का चार्ज, ये हो गया हमारा डाइपोल जिसके बीच में सेपरेशन है 2a, ठीक है। चार्जेस की पोजीशन मैटर नहीं करती, बस इक्वल और अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं वो डिफाइन करते हैं कि ये होता है Q इंटू 2a, यानी कि किसी भी चार्ज की वैल्यू को आप ले लो और उनके बीच में जो सेपरेशन है उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। याद रखना, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है। यहां पर ये नहीं कि माइनस वाला चार्ज लें आप प्लस वाला चार्ज लें, हमको सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड। जैसे अगर ये +2 माइक्रोकूलाम, ये -4 माइक्रोकूलाम है तो हमें सिर्फ 2 माइक्रोकूलाम पुट करना है और उसके बीच का सेपरेशन हम लोग पुट करेंगे मीटर में, ठीक है। सो जो यूनिट हो जाएगी हमारी SI यूनिट, चार्ज का हो गया कूलाम और डिस्टेंस का हो गया या सेपरेशन का हो गया मीटर। याद रखना, कई बार इसे बच्चे सेंटीमीटर समझ लेते हैं, ये कूलाम मीटर है, ठीक है। सो इतनी चीज समझ आ गई कि डाइपोल मोमेंट को कैसे निकालेंगे। और एक चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये है हमारा वेक्टर। सो अब एक चीज तो हमको पता है कि जो भी क्वांटिटी वेक्टर होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होता है, मतलब उसका डायरेक्शन भी होता है। तो अगर यहां पर पुट करेंगे तो हमको मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा Q इंटू 2a, बट डायरेक्शन कौन सी होती है? तो याद रखना, माइनस चार्ज की तरफ से प्लस चार्ज की तरफ, ये होती है डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर इस केस में बात करें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? माइनस से प्लस की तरफ होगी। ये है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इसको आप ध्यान रखना। चलो आगे बात करते हैं। हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो किन किन पॉइंट्स पे निकालनी है इसको ध्यान से समझना। तीन बार हम लोग निकालेंगे। पहला जो निकालेंगे, ये डाइपोल रखा है, सपोज दैट -Q चार्ज है, +Q चार्ज है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है
इसी लाइन पे हम कहीं पर कोई एक रैंडम सा पॉइंट ले लेंगे और इस पॉइंट को बोलते हैं, ये जो लाइन है हमारी, इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन, ठीक है, कि ये एक्सिस पे ही है। दूसरा जो केस होगा हमारा वो होगा इक्विटोरियल का, यानी कि ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन है हमारा 2a। इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बीच से जो 90 डिग्री वाली लाइन है, यहां पर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे P और यहां निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये दोनों बोर्ड के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थर्ड भी बताऊंगा, वो बोर्ड एग्जाम्स में हालांकि नहीं पूछा जाता, बट अगर आपको देखने का मन हो तो उसको भी जरूर देखना, वो जेई वगैरह में आपके काम आ सकता है। सो तीसरा जो केस है उसमें चार्ज रखेंगे -q +q और पॉइंट को किसी भी सेपरेशन कहीं पर भी ले लेंगे, जैसे हमने यहां पर ले लिया, ये है पॉइंट P, तो इस पॉइंट पे हमको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, एक बात और, ये जो थर्ड वैरायटी है ये समझने के लिए फर्स्ट और सेकंड आपको आना चाहिए। फर्स्ट और सेकंड के बिना आप डायरेक्ट थर्ड इजीली नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलो यहां पर हमने मान लिया कि यह है हमारा माइनस का चार्ज, यह है हमारा प्लस का चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो है 2a। ठीक है, अब हम एक्सियल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। पॉइंट जो हमको लेना है इसी लाइन पे लेना है। अब चाहे आप कहीं पर भी लो, मैं अभी के लिए यहां पर ले रहा हूं, ये है पॉइंट P। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। हमने फर्स्ट जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टार्टिंग करी थी वहां पर हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। ठीक है, ये जो पॉइंट P है इसका मैं सेंटर से, यानी डाइपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस मान रहा हूं वो मान रहा हूं r, कि डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस है r और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन कितना है 2a। सो अब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिराइव करेंगे, हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू -q। ठीक है, -q वाला हमें पता ना कि माइनस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द चार्ज होती है, यानी कि माइनस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी E1। चलो E2 की बात करते हैं। E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +q चार्ज। तो हमें पता है ना कि अगर कोई +q चार्ज रखा है तो उसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे अवे होती है। ठीक है, सो E2 की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, E2 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो यहां पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि भाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, एक -q के चलते जो टुवर्ड्स लग रही है, दूसरा +q के चलते जो अवे लग रही है। हमें करना क्या है, हमें सिंपली दोनों की वैल्यूज निकाल के बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सिंपल है ना। सो सबसे पहले हम निकालेंगे E1। तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी, E1 इक्वल टू, हमें पता है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 q/r², जहां r क्या होता था, उस चार्ज और जिस पॉइंट पे निकाल रहे उसके बीच का सेपरेशन। ठीक है, मैं यहां पर पॉइंट्स लिख दे रहा हूं, ये है पॉइंट A, पॉइंट B और ये है पॉइंट P। सो E1 की वैल्यू होगी 1/4πε0 q। मैं यहां पर माइनस नहीं पुट कर रहा, माइनस अगेन क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन टुवर्ड होगी और हमें सिर्फ वैल्यू निकालना है कि कितनी होगी, होगी तो टुवर्ड, ये चीज हमें पता है। ठीक है, सो 1/4πε0 q/r²। सो इस चार्ज के लिए r क्या है, ये पूरी डिस्टेंस है, यानी कि AP का स्क्वायर। सो 1/4πε0 q/AP। ध्यान से आप देखना AP कितना है, देखो ये 2a था, यानी ये a
ये है हमारा आर, सो आर प्लस ए, यही तो होगा ना, हम लोग यहां पर लिख देंगे आर प्लस ए, एपी इक्वल टू आर प्लस ए। सो एपी का स्क्वायर था तो ये आर प्लस ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1। चलो बात करते हैं प्लस चार्ज के चलते, तो प्लस चार्ज के चलते क्या होगा, E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू हम लोग रखेंगे Q अपॉन सेपरेशन कितना है, BP का स्क्वायर, यानी कि BP का स्क्वायर, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई, अब BP कितना होगा, ये था हमारा R, ये था हमारा A, सो R माइनस A इक्वल टू BP, ठीक है। सो R माइनस A का स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर हम लिख देंगे BP इक्वल टू R माइनस A, ठीक है। इसको ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं, ये सिर्फ मैं बता रहा हूं, ये अलग से है, ठीक है। अब देखते हैं, हमें E1 मिल गया है, E2 मिल गया है, कौन सी क्वांटिटी बड़ी है। तो आप जरा देखो, ये पॉइंट किसके करीब है, करीब प्लस वाले चार्ज के चलते हैं। तो हमें पता है ना कि जब सेपरेशन कम होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है, आर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई E2 स्ट्रांगर है। यहां से भी हम देख सकते हैं ना कि E2 में ये जो डिनोमिनेटर है R माइनस ए, ये छोटा है। सो अगर ये क्वांटिटी छोटी होगी तो E2 बड़ा होगा, E1 छोटा होगा, ठीक है। अब सिंपली आप यूं समझ लो कि अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, इधर वाला ज्यादा है और इधर वाला थोड़ा सा वीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी तो नेट मिलेगा ना। किसी भी बॉडी पे 10 न्यूटन उधर लग रहा, 4 न्यूटन इधर लग रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, नेट कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 6 न्यूटन उधर मिल जाएगा, ठीक है। सो हम लोग वही काम करेंगे। ई नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी E2 माइनस E1। एक चीज ध्यान देना, मैंने अभी भी कहीं पर कोई वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, ठीक है। सो वेक्टर में भी कंफ्यूज मत होना, अभी लास्ट में हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो ई नेट इक्वल टू E2 माइनस E1। अब देखते हैं, ऊपर का थोड़ा स्पेस रब करते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस ए का स्क्वायर, और E1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो चलो मैं यहां पर पुट कर दे रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस ए का स्क्वायर। अब हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले लो, Q को भी बाहर निकाल लो, तो यहां पर क्या बचा, यहां पर तो सिर्फ बचा 1/R माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बचा है 1/R प्लस ए का होल स्क्वायर। ये चीज बची हमारे पास। अब इसको सॉल्व करना है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। सो R प्लस ए स्क्वायर ऊपर, फिर माइनस का साइन, R माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन R माइनस ए स्क्वायर इंटू R प्लस ए का स्क्वायर। इतनी चीज मिल गई हमें। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई हमें करना है, सो थोड़ा सा फास्ट करूंगा मैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, R स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो अंदर जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, यानी कि ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, R माइनस ए इंटू R प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आप, R स्क्वायर ए स्क्वायर, R स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2AR, यहां पर Q हो जाएगा 2AR प्लस 2AR यानी कि 4AR
अपॉन में क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यानी कि r माइनस ए इंटू आर प्लस ए हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और बाहर एक स्क्वायर था ही, ठीक है। अब आप देखना ये जो 4AR लिखा है इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। 4AR को आप ऐसे लिख लो 2 इंटू 2A इंटू R, ठीक है। स्पेस कम है, मैं थोड़ा पास पास लिख रहा हूं। नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं, ये है, इसको आप मान लो फर्स्ट इक्वेशन। हमने अभी एक चीज पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू क्यू इंटू 2A। यहां पर आपको कहीं पर Q इंटू 2A दिखाई पड़ रहा है, देखो आप ऊपर Q और 2A, सो Q और 2A की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, P पुट कर सकते हैं। तो चलो हम लोग P पुट करते हैं, E नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को सबसे पहले हमने आगे रख दिया, और जो Q इंटू 2A है इसकी जगह पे हमने रख दिया P, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। और यहां पर R बच गया, अपॉन में है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चलो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, क्योंकि अगर कोई डाइपोल दिया गया और आपने इसमें सारी वैल्यूज को पुट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एक नंबर मिलेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है और हमें वेक्टर में लिखना आना चाहिए, मतलब हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। देखो वैसे तो हमें डायरेक्शन पता है कि भाई प्लस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, माइनस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी वीक है। तो अगर उधर वाली फील्ड स्ट्रांग है, इधर वाली फील्ड थोड़ी वीक है, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया तो नेट किधर आएगा, नेट उधर ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ही आ रहा है ना। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, मैंने आपसे बोला था कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है, ठीक है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ। तो क्या हम अब ये बोल सकते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की है, ठीक है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर है और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन उधर है। तो हम सिंपली करेंगे क्या, वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, ये जो सिंपली P लिखा है मैग्नीट्यूड, इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड कर देंगे, 2PR बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर डायरेक्शन आ गया तो यहां पर भी डायरेक्शन आ जाएगा, यानी कि अब ये हो गया हमारा इन वेक्टर फॉर्म। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, वेक्टर P के ही डायरेक्शन में है, ठीक है, ये चीज हमें समझ आनी चाहिए। चलो फिर अब हम लोग देखते हैं एक केस इसमें, कि मान लो आप जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, डाइपोल सपोज दैट एक चार्ज यहां रखा है, दूसरा चार्ज यहां रखा है, ठीक है, और जिस पॉइंट पे निकालना है वो एक्सिस पे आप मान लो 100 मीटर की दूरी पे है। तो इस A के रिस्पेक्ट में ये जो सेपरेशन है 2A, इसके रिस्पेक्ट में R बहुत ज्यादा दूर है, ये चीज समझ आती है हमें। तो उस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, केस फर्स्ट, इफ R is much greater than A, R is much greater than A, सेपरेशन बहुत ज्यादा है, जिस पॉइंट पे निकालना है वो डाइपोल से बहुत ज्यादा दूर है, लेकिन है कहां पर, एक्सियल लाइन पे है। तो भाई है तो एक्सियल लाइन पे, तो हमें फॉर्मूला भी यही पुट करना पड़ेगा। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन, अब आप यूं समझो कि अगर R बहुत ज्यादा है A से, अभी मैं बोलूं 1 लाख रुपए में से अगर 1 रुपए आपके चले गए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है, पहले खुश थे बाद में क्या रोने लगोगे, नहीं, क्योंकि 1 लाख के रिस्पेक्ट में एक जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। सो इसी तरीके से R बहुत बड़ी वैल्यू है, A उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी है, सो R स्क्वायर में से अगर A स्क्वायर घट भी जाएगा तो क्या जो अमाउंट होगा कोई खास फर्क पड़ेगा, नहीं। सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि R के रिस्पेक्ट में A 0 है,
आर के रिस्पेक्ट में लगभग ए जीरो है। सो अगर ए को जीरो पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर। सो जीरो स्क्वायर को मैं नहीं लिख रहा, यहां पर आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर, सॉरी 2pr बाई आर टू द पावर 4, और जब ये कटेगा तो यहां पर आ जाएगा क्यूब। मैं यहीं पर डायरेक्ट कर दे रहा, ये निकला है हमारा एक्सियल लाइन। इसको मैं नेट हटा के यहां पर लिख दे रहा हूं एक्सियल। ठीक है, बस आप ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भाई सेपरेशन जो है वो 10 सेंटीमीटर का है, पॉइंट है 20 सेंटीमीटर पे, तो उस केस में आप ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, क्योंकि 20 के रिस्पेक्ट में 10 नेग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि ये जो r है अगर बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेपरेशन, तभी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। और जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था इसमें हमने कोई एजम्पशन नहीं लिया था। ठीक है, इसमें हमने कोई रैंडम डिस्टेंस लिया था, यानी ये फॉर्मूला हमेशा अप्लीकेबल है। ठीक है, बट कई जगह पे कन्वीनियंस के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, सो यहां पर है हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और हमने ड्रॉ कर लिया इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, ये जो ए से बी तक ज्वाइन कर रहा है दोनों चार्जेस को, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, कहीं पर भी इस बाइसेक्टर पे हमारा पॉइंट हो सकता है, और इस पॉइंट को हमने ले लिया P, और हमें निकालना है P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के चलते। सो हम मानेंगे कि ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है E1। लेट E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सो एक चीज हमको समझ आती है कि अगर माइनस चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो माइनस की तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो माइनस क्यू के चलते होगी वो किधर होगी, टूवर्ड्स द चार्ज होगी। हमने ये ड्रॉ कर लिया E1, और इसी तरीके से मानेंगे कि E2 है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। सो हमें पता है ये प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अवे फ्रॉम चार्ज होगी। सो हम लोग इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर देंगे, ये है हमारा E2। सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे E1 और E2 की वैल्यू। डायरेक्शन तो हमें पता है कौन सा किधर लग रहा, सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू। सो वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें पता है एक पॉइंट चार्ज के चलते अगर r मीटर पे कोई पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। सो फॉर्मूला पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। r यहां पर क्या है, AP। ठीक है, ये चीज हमको दिखाई पड़ रही है ना कि चार्ज और पॉइंट के बीच का सेपरेशन है AP, सो AP का स्क्वायर। अगेन मैं फिर से बोल दे रहा हूं, यहां पर मैं माइनस नहीं पुट कर रहा, क्योंकि माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि चार्ज के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड द चार्ज होगी। हमें सिर्फ नंबर निकालना है कि कितनी होगी। सो अब अगर वैल्यू पुट करें, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई, इस ट्रायंगल में आप देखो तो हम लोग क्या देख सकते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो AP स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर हम लोग लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है E1 की वैल्यू। इसी तरीके से अगर हम लोग E2 की वैल्यू निकालें तो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई BP का स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा BP का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये 2a था तो ये आधा हाफ a हो गया और ये भी हमारा a हो गया। सो BP का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हम लोग लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तो कोई डाउट नहीं, यहां से हमको दिखाई पड़ रहा है कि जो E1 और E2 की वैल्यू है वो सेम आ रही है। ठीक है, और सेम आनी भी चाहिए क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है और सेपरेशन भी सेम है। सो E1 और E2 तो मिल गए।
अब अगर दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे होते या अपोजिट लग रहे होते तो प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों प्रॉब्लम नहीं थी? क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन में लगते हैं वेक्टर्स तो हम उनको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अपोजिट 4 और 6 लग रहा सेम डायरेक्शन में तो वो डायरेक्टली ऐड होके 10 हो जाएगा। अगर डायरेक्टली अपोजिट लग रहे होते तो क्या करते? हम लोग सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते। बट यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि दोनों वेक्टर्स ना सेम डायरेक्शन में है और ना ही अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हम कंपोनेंट निकाल लेंगे। आपने क्लास 11th में मोशन इन ए प्लेन से पहले स्केलर और वेक्टर पढ़ा था, वहां पर आपको बताया जाता है कंपोनेंट निकालना। सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूं कि अगर यह है वेक्टर r, सो थीटा से जो जुड़ा हुआ कंपोनेंट है वो होता है r cos थीटा और उसके सामने वाला कंपोनेंट होता है r sin थीटा। इसी का डायरेक्ट यूज करेंगे। सो अगर E1 का, चलो ये वाला एंगल ले लेते हैं थीटा, अगर ये एंगल थीटा हुआ तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और यहां पर पॉइंट P पे एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो AB के पैरेलल होगी। एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि AB के पैरेलल है। अब अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये थीटा है, ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब चलो कंपोनेंट निकाल के देखते हैं। E1 का कंपोनेंट क्या होगा? E1 का कंपोनेंट जो इधर होगा वो होगा E1 cos थीटा, और जो इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ होगा ये कितना होगा? E1 sin थीटा। ठीक इसी तरीके से अगर E2 का कंपोनेंट करेंगे तो E2 का कंपोनेंट इधर कितना आएगा? ये सेम आएगा, यानी कि cos थीटा, E2 cos थीटा, और जो वर्टिकल के अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा वो आएगा E2 sin थीटा। E2 sin थीटा। अगर आप यहां तक समझ गए तो आप मान लो कि आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट ये क्लियर होना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं भाई, 4 वेक्टर हो गए, इसके 2 टुकड़े हमने कर दिए और इसके 2 टुकड़े हमने कर दिए, ठीक है। 4 वेक्टर हो गए। जो कॉस वाले कंपोनेंट्स हैं वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। जो साइन वाले कंपोनेंट हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट लग रहे हैं, तो अपोजिट लगेंगे तो क्या होगा? कैंसिल कर जाएंगे। देखो कोई भी वेक्टर कैंसिल कब करता है? जब इक्वल हो और अपोजिट भी हो। सो हमें पता है ना कि E1 इक्वल टू E2, देखो वैल्यू सेम आ रही है। सो अगर E1 E2 सेम है तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा भी सेम होगा, और अगर सेम होगा और डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। आपको यहां पर स्टेटमेंट लिखना है कि E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा विल कैंसिल ईच अदर बिकॉज दे आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा कैंसिल कर जाएंगे क्योंकि वो इक्वल हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। सो आप उसे लिख लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये दोनों कैंसिल आउट कर गए 4 में से तो बचे कौन से? सिर्फ E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। सो जो नेट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। एक चीज और, E1 और E2 की वैल्यू बराबर है तो मैं इसको लिख ले रहा हूं E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E, ठीक है। अब अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? E नेट इक्वल टू E cos थीटा प्लस E cos थीटा, यानी कि 2E cos थीटा। ये है हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन हमको दिखाई ही पड़ रहा है, किधर है? इस तरफ है। चलो थोड़ा सा स्पेस ऊपर का मैं रब कर रहा हूं। E की वैल्यू को पुट करेंगे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2, E की वैल्यू थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा की बात करें इस ट्रायंगल में AOP में, सो ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल AOP कॉस थीटा, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस है हमारा A, हाइपोटेन्यूज है हमारा
AP, AP का मतलब अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। यह है cos थीटा की वैल्यू। सो अगर इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो क्या आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 को q के साथ ले जाएंगे, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां पर क्या आएगा, cos थीटा की जगह पे a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 1/2। अब ध्यान से आप देखना, जब हम लोग डाइपोल मोमेंट निकाल रहे थे तो वहां पर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मैंने बताया था, चार्ज को रखो और चार्ज के बीच के सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यानी q इंटू 2a। ध्यान से आप देखना ऊपर क्या लिखा हुआ है, q इंटू 2a, सेम चीज है ना, 2qa या फिर q2a, सेम बात है। तो हम लोग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखेंगे वो आएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो जाएगा p, और अपॉन में आएगा, यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 1/2, यानी कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन। तो अगर इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सपोज दैट मैंने आर पुट कर दिया कि कितनी मीटर पे है, ए पुट कर दिया, तो जो चीज मिलेगी वो हमें कैसी मिलेगी, एक नंबर मिलेगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे और यहां पर कुछ चेंज आएगा, देखना आप ध्यान से। यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड है। चलो पहले डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। यहां पर आप देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है। मैंने बोला था कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस वाले चार्ज की तरफ होता है। यानी कि सिंपली अगर सिंपल भाषा में बात करें कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, तो आप बोलोगे उधर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है। क्या दोनों अपोजिट हैं? अपोजिट हैं। तो किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को अगर चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो अगर इसको हमें वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो ध्यान से देखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 था। अगर मैं सीधे वेक्टर लगा देता हूं तो इसका क्या मतलब है, ये समझ लेते हैं। अगर मैंने p को वेक्टर कर दिया और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है जिधर है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, बट हमको पता है कि डाइपोल मोमेंट इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वेक्टर p के अपोजिट है, ठीक है। तो ये है हमारा वेक्टर फॉर्म, इसको ध्यान रखना। अब इसमें भी एक केस है। केस ये है इफ r इज मच मच ग्रेटर देन a, ठीक है। जैसे कि ये है हमारा एक डाइपोल, एक चार्ज यहां रखा है, दूसरा यहां रखा है, और r की जो वैल्यू है वो सपोज बहुत हाई है। मैंने बोल दिया कि 2 किलोमीटर ऊपर है कहीं, ठीक है, 2000 मीटर। सो 2000 के रिस्पेक्ट में ये a क्या है, नेग्लिजिबल है। ऐसे केस में हम लोग a की वैल्यू को 0 मान लेंगे कि a स्क्वायर को जोड़ो या ना जोड़ो r स्क्वायर में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। सो e नेट की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वेक्टर p बाई आर स्क्वायर, और ये 0 हो गया तो पावर 3/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो आएगा क्या, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस p बाई आर क्यूब, ठीक है। याद रखना यहां पर ये कंडीशन है कि r इज मच ग्रेटर देन a। ये हर जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, जहां पर r की वैल्यू बहुत ज्यादा है सिर्फ वहीं अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, बट कई जगह पे कन्वीनियंस के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो अभी आपको याद क्या रखना है, मैंने सिर्फ ये जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर एक्सिस पे हो तो वहां पर जो फॉर्मूला होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का
इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³ होता था। यहां पर भी केस वाला के जो मैंने केस बताया था कि अगर r इज मच ग्रेटर देन a या फिर 2a, तो उस केस में ये आया था, जबकि इक्वेटोरियल लाइन पे ये आ रहा है। तो मैं इसको बाद में फिर से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यही दोनों फॉर्मूले यूज होंगे एट एनी पॉइंट पे डिराइव करने के लिए। ठीक है, उस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जिसमें डिराइव करेंगे कि एक डाइपोल है और पॉइंट कहीं पर भी है, ना एक्सिस पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पे है, पॉइंट किसी भी रैंडम जगह पे ले लेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है। सो वहां पर आपको ये दोनों फॉर्मूले ऑलरेडी पता होने चाहिए, और उसी वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।